नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज आदर्श हिंदू होटल का 15वां भाग पढ़ने जा रही हूँ, जिसके लेखक हैं विभूति भूषण बंदोपाध्याय। 15 दिन बाद हजारी घर में खर्च वर्च देने के लिए अपने गांव गया। तीसरे पैर हरि बाबू के घर की ओर जाकर देखा तो वे अपने बैठक खाने में दो अपरिचित भले मानसों के साथ बैठे थे। उसे देखकर बोले, अरे हजारी, आओ बैठो बैठो, ये लोग कलकत्ता से अतसी को देखने आए हैं। तुम आ गए, अच्छा ही हुआ, आज रात यहीं खाना खाना। अतसी का ब्याह हो रहा है? अगर इसी बीच उसका ब्याह हो जाए और वह ससुराल चली जाए तो रुपए पैसों की बात तो पड़ी रह जाएगी, सोचकर हजारी का दिल बैठ गया। आधे घंटे बाद ही हरि बाबू ने कहा, मैं जरा संध्या पूजन करके आता हूँ, तब आप लोग चाय पीजिए। दोनों भले आदमियों ने कहा, नहीं, आपके लौट आने पर ही चाय पियेंगे, तब तक वे नदी किनारे टहल आते हैं। जरा देर बाद ही अतसी आकर बैठक ही प्रणाम किया। बोली, आप मजे में हैं ना काका बाबू, गोपाल नगर से आ रहे हैं? नहीं बेटी, मैं गोपाल नगर नहीं गया, राना घाट के उसी होटल में फिर काम करने लगा हूँ। उन लोगों ने मुझे बुलाकर बहाल कर लिया। करेंगे नहीं? आप जैसा आदमी उन्हें मिलेगा कहाँ? इस बार मुझे सिखा कर कुछ जाइएगा काका बाबू, हमेशा आपका नाम लेती रहूंगी। यह हाथ पकड़कर सिखलाने की नहीं चीज है बेटा, एक दिन में कह देने से करके नहीं सिखाया जाता, करके दिखाना पड़ता है। कल मैं आपके घर आऊंगी, टेम्पी से कह दीजिएगा। उसे साथ क्यों नहीं ले आए? उसे ले आइए, रात का खाना यहीं खाएगी। अतसी थोड़ी देर बाद चली गई, क्योंकि घर के बाहर वाले रास्ते से उन दोनों आगंतुकों के आने की आहट मिली। अगले दिन सवेरे टेम्पी की माँ आंगन में झाड़ू लगा रही थी। तभी अतसी ने घर के सहन वाले मचान के नीचे से पुकारा, टेम्पी, ओ टेम्पी। टेम्पी की माँ झटपट झाड़ू फेंक कर वहां जा पहुंची। गांव के जमींदार की लड़की अतसी गांव में किसी के घर ज्यादा आती जाती नहीं, लेकिन उसके जैसे गरीब के घर उसका आना जाना बड़े ही सौभाग्य की बात है। वैसे भी अभिमान के साथ लोगों से कहने की बात है ये। उसने हंसकर कहा, टेम्पी बर्तन लेकर तालाब पर गई है, आओ बेटी बैठो। काका बाबू कहाँ हैं? यद्यपि कल रात हजारी ने अतसी के यहाँ डटकर खाना खाया था, लेकिन आज 3 कोस रास्ता पैदल चलकर राना घाट जाएगा, इसलिए वह एक बड़ी कटोरी में चावल का भूंजा लेकर बैठा था, नमक मिर्च के साथ खाने के लिए। अतसी कहीं इधर आ जाए तो उसका भूंजा खाना देख ले, तो इस डर से उसने कटोरे को कपड़े में छिपा लिया। अतसी ने आकर कहा, काका बाबू आप किधर बैठे हैं? बड़े मौके पर उसने चावल के भूंजे का कटोरा छिपा दिया था। अतसी उसे राक्षस ना समझ ले कि रात को इतना डटकर खाया और सवेरा होता न होते ही खाने बैठ गया। अरे आओ आओ बेटी, इतने सवेरे सवेरे कैसे? बाबा ने कहा है आज दोपहर को आप हमारे यहाँ ही खाइएगा। नहीं बेटी, मैं तो अभी राना घाट जा रहा हूँ, छुट्टी नहीं है, कल रात को जितना खाया था और दोपहर को कोई गुंजाइश नहीं है। कहते कहते वह चुप हो गया। तब टेम्पी और काकी आएंगे, उनका न्योता है, मैं उन लोगों से कही जाती हूँ, कहकर अतसी चबूतरे पर चढ़ गई और खुद ही एक पीढ़ा लेकर बैठ गई। यह देखकर हजारी घबरा गया। एक तो समय नहीं है, 10 बजे से पहले होटल पहुंचना है, एक कटोरा चावल का भूंजा चबाने में तो समय लगेगा, और अभागी लड़की ने सब चौपट कर दिया। अतसी ने कहा, काका बाबू अगर आपसे फिर मुलाकात ना हो तो? क्यों नहीं होगी बेटा, मान लीजिए अगर मैं शर्मा गई। अतसी, समझ गया बेटी, अच्छा ही तो है, खुशी की बात है। यह तो जानती हूँ आप लोग मुझे खदेड़ कर ही दम लेंगे, माँ भी यही कहती है, बाबा भी यही कहते हैं। खैर जो होगा सो होता रहेगा, मैं उस कारण से आपको नहीं रोकती। असल में मैं आपको रुपए देने का मैंने वादा किया था, सोचती हूँ आज आपको दे दूँ। अगर कहें तो अभी ले आऊँ, मेरे मन का बोझ कम हो जाएगा। उसके बाद तो आप लोग जहाँ जी चाहे मुझे विदा कर दीजिए। यह क्या बेटी, तुम्हें कोई विदा नहीं करता, ऐसी बातें नहीं बोलते। लेकिन तुम मुझे क्यों रुपए दोगी बेटा? जब मैंने कहा था आपने क्या सोचा काका बाबू कि मैं झूठ कह रही हूँ? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। अच्छा मान लो कि मैं होटल खोलूँ और मुझे घाटा हो जाए और मैं तुम्हें रुपए वापस ना कर सकूँ तो? मैं तो कह चुकी हूँ ना, नहीं दे सके तो क्या हुआ, आप बैठिए मैं रुपए लाती हूँ। यह कहकर अतसी चली गई और आधा घंटे के बाद फिर वापस आई। बड़ी सावधानी से आंचल की गांठ खोलकर 200 रुपए के खुदरा नोट गिनकर देती हुई बोली, ये रहे रुपए, इन्हें लौटाने की जरूरत नहीं है बाबा, इन रुपयों से टेम्पी की शादी कर दीजिएगा। अब मैं चलूँ, छिप कर आई हूँ, अभी बाबा मुझे ढूंढेंगे। राना घाट जाते हुए सारे रास्ते
हजारी अनमना बना रहा। अत्सी बड़ी अच्छी लड़की है, भगवान उसका भला करे। उसका मन कहता है कि उसके हाथों में जो रुपए आए हैं उन रुपयों से अगर वह रोजगार करेगा तो कभी नुकसान नहीं उठाएगा। स्वयं लक्ष्मी मानो आकर उसके हाथों में रुपए थमा गई है। होटल में पहुंचकर उसने देखा बंशी ठाकुर चूल्हे पर दाल चढ़ाकर अकेला बैठा है। उसे देखकर बंशी ने कहा, अरे आओ हजारी भैया, बड़ी देर कर दी, बड़े देग पर भात चढ़ा दिया। दो एक आध दम चलेगा? क्यों नहीं, तुम तैयार करो, दम चलेगा। थोड़ी देर बाद गांजे की चिल्लम हजारी के हाथ में थमाकर बंशी ने कहा, एक बड़े काम का बायना आया है। बूंदी संदेश यही सब बनाना है, 2 रुपया रोज और खाना पीना मिलेगा। हजारी ने कहा, बंसी तुमसे एक बात कहूँ, राना घाट के बाजार में मैं एक होटल खोल रहा हूँ। यह बात अभी किसी को बताना मत, तुम्हें भी मेरे साथ होटल में चलना होगा। बंशी को लगा शायद बाबा ठाकुर को नशा चढ़ गया है। वह अवाक होकर उसकी ओर देखता हुआ बोला, होटल खोलोगे तुम? हाँ, मैं नहीं तो कौन, तुम्हारा समधी? पागल की तरह बकते हो हजारे भैया, चिल्लम रख दो, अब दम ना मारना। रेल बाजार में होटल खोलने में कितने रुपए लगते हैं जानते हो? तुम्हारा क्या ख्याल है, कितने रुपए लगेंगे? 500 रुपये से तो कम ना होगा। 400 में काम नहीं चलेगा? किसी तरह चल जाएगा, लेकिन 400 रुपये भी तुम्हें कौन? इतना सुनते ही जवाब में फेटे की घाट खोलकर बंशी को नोटों की गड्डी दिखाता हुआ हजारी बोला, ये देख रहे हो, इसमें 200 रुपये हैं, इंतजाम करके ले आया। अब कमर बांधकर जुट जाओ। अगर जी जान से काम को चला सको तो तुम्हारा भी हिस्सा रहेगा। मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। आज इसे घर ढूंढना शुरू कर दो। किराया 15 रुपये तक दूंगा, 200 और रुपये का भी इंतजाम है। बंशी ठाकुर मुंह से एक अस्पष्ट आवाज करता हुआ बोला, बड़ा अच्छा है मेरे मालिक। हजारी भैया आओ, तुम्हें गोद में लेकर नाचूं। एक ही हथियार में बेजू चक्रवर्ती वध, पद्दो दीदी वध, जदू बाडूजिया वध। चुप 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 चुप। चलो छुट्टी के बाद दोनों मिलकर ढूंढेंगे तंबाकू की दुकान के पास वाला वह मकान जो है 9 रुपये किराया मांगता है। जगह अच्छी है। अच्छा, बाजार कैसा जा रहा है बंसी? बाजार ठीक है, नया आलू आने से सस्ता हो गया है। नया आलू आ ही चले, लेकिन मछली अभी भी महंगी। ठीक है, मकान ठीक कर लेने के बाद एक फर्श तैयार कर लेते हैं। बर्तन बासन, बाल्टी, मटके, सिल, लोड़ा, हंसिया, जो चाहिए लिस्ट बना लेंगे। आज मिठाई खिलाओ हजारी भैया, कसम से तुमने मर्दों वाला काम किया। अच्छा यह बताओ, रुपए फिर बताऊंगा, उसके लिए बहुत वक्त है, अभी तो पहले काम करो। अचानक पद्मिनी मैरी ने रसोई घर में आकर कहा, यहाँ दोनों बैठकर गप्पे मार रहे हो? उधर मछली का ठिकाना है ना तरकार का, अभी खाने वाले आने लगेंगे। तभी गोबरा ने हाथ लगाई, 3rd क्लास एक थाली। पद्मरी ने कहा, लो आ गया, और अभी इधर मछली तक नहीं कटी, उसी के साथ भात दे दिया जाए। गांजे के धुएं से पूरा रसोई घर भरा हुआ है, सबको भगाना होगा, तब जाकर होटल चलेगा। मालिक को खाने पीने से कोई काम नहीं है, इसी से सारे मुफ्तखोर चोर गांजाखोर ने यहाँ जमा करके रखे हैं। बंसी ठाकुर ने कहा, नाराज क्यों होती हो पद्दो दीदी? कल रात वाली बासी मछली मैंने तल रखी है। 3rd क्लास के जो ग्राहक जल्दी खाना खाते हैं वे तो हमेशा से वही खाते आ रहे हैं। हजारी ने बंसी की ओर देखकर कहा, नहीं बंसी, दही ला दो तो अच्छा है। बासी मछली मत देना, उससे बदनामी होती है, रहने दो। दही के पैसे तुम देना ठाकुर, होटल से नहीं दिया जाएगा। बंसी ठाकुर अकेला क्या क्या करेगा? सुनकर हजारी चुप हो गया। होटल से छुट्टी मिलने के बाद चुन्नी के जाने के रास्ते पे हजारी राजा वल्लभ तले आकर बार बार प्रणाम करता गया। राधा वल्लभ देवता ने आज कितने दिन बाद उसकी ओर आंख उठाकर देखा। अपने प्रिय पेड़ के नीचे बैठकर हजारी कितना क्या सोचने लगा। 80 रुपये दे गई है, अपने घर से रुपए लेकर आकर दे गई। शायद अभी वह होटल खोलने में देर करता, लेकिन अब देर नहीं की जा सकी, क्योंकि उसने अपनी बेटी को वादा किया है और वादा पूरा करना होगा। उसे रानाघाट अच्छा लगता है, सिर्फ बेचू बाबू का होटल ही तो एक ऐसी जगह है जहां उसका मिजाज ठीक रहता है। उसे लगता है कि जीवन शांतिपूर्वक बीत रहा है। इस राना घाट को छोड़कर वह कहीं नहीं जा सकता। होटल खोलेगा तो यहीं, दूसरी जगह नहीं। तीसरे पहर वह कुसुम के घर गया। कुसुम ने कहा, आ जा आए आइए आइए बैठिए बाबा ठाकुर। हजारी ने हंसते हुए कहा, तुम्हें एक चीज रखनी होगी बेटी। क्या? उसने 200 रुपये निकालकर कुसुम को दे दिए। ये कहाँ रुपए मिले आपको? भगवान ने दिए हैं। इतने दिनों के बाद होटल खोलने के लिए पूंजी जुटा दी। 200 और रुपये तुम दोगी ना बेटा? ताऊ जी, ये रुपए किसने दिए? आपने मुझे बताया नहीं। तुम्हारी तरह ही एक दूसरी बेटी ने दिए, अत्सी ने दिए, जमींदार की। तुम उसे नहीं पहचानती बेटा। होटल पहुंचकर उसने बंशी से कहा, अपने भांजे को चिट्ठी लिखकर बुला लो, वह गद्दी पर बैठेगा। लिखने पढ़ने का काम तो मुझसे होगा नहीं।
बंसी ने कहा, वह तो बैठा ही हुआ है हजारी भैया, मैं आज ही लिख देता हूँ और घर भी देख आया हूँ। तंबाकू के पास वाला दुकान के पास जो मकान है उसी को ले लो और दुर्गा का नाम लेकर जुट जाओ। 2 दिनों बाद एक दिन सवेरे पद्दोमहरी ने कहा, ओ ठाकुर सुन लो, आज की छुट्टी के बाद कहीं मत जाना, आज शाम को सत्यनारायण की कथा होगी। ग्राहकों से भी खाना देते वक्त कह देना कि वे लोग शाम को आए और तुम लोग खा पीकर मेरे साथ सत्यनारायण का बाजार करने चलोगे। बंसी ठाकुर हजारी की ओर देखकर हंसा, पर यह हंसी पद्दमहरी के चले जाने के बाद की थी। बात यह थी कि यह जो सत्यनारायण भगवान की पूजा है, यह भी एक होटल का रोजगार है। जो लोग मासिक ग्राहक के हिसाब से खाते हैं उनसे पूजा के नाम पर चंदा या प्रणामी ली जाती है। बंशी और हजारी का ख्याल है जो रुपया इकट्ठा होता है वह सारा पूजा में खर्च नहीं होता। इसके अलावा वे लोग जो रोज नगद दाम देकर खाना खाते हैं, सत्यनारायण के प्रसाद का लोभ दिखलाकर उन्हें रात को भी बुलाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि बहुत से ऐसे ग्राहक हैं जो सिर्फ एक ही वक्त होटल में खाना खाते हैं, दोनों वक्त नहीं। बंशी ठाकुर खाना परोसने के समय मीठी हंसी कहकर हर खुदरा ग्राहक से कहने लगता है, बाबू साहब शाम को होटल में सत्यनारायण की कथा होगी, रात में आइएगा, जरूर आइएगा। बाहर गद्दी घर में बेचू चक्रवर्ती भी ग्राहकों से ठीक इसी तरह बातें कहता है। बंशी ठाकुर ने अकेले में हजारी से कहा, सब धोखाधड़ी का काम है। कल केले के पत्ते पर 1 चम्मच गुड़ आटे की पंजरी और 2 बताशे, इसी का नाम है सत्यनारायण का प्रसाद। शाम को पूर्ण भट्टाचार्य सत्यनारायण की पूजा करने आए। बर्तन वाले कमरे में सत्यनारायण का आसन डाला गया। होटल के 2 नौकर घड़ी और कांसा पीट रहे थे। पद्दमहरी बार बार शंख फूंक रही थी, बेशक किसी हद तक ग्राहकों को आकर्षित करने की नीयत से भी। स्टेशन पर जो नौकर हिंदू होटल कहकर चिल्लाया करता है, उससे भी यह कह दिया गया कि वह हर एक यात्री से कहे, आइए बाबू, आज होटल में सत्यनारायण का प्रसाद बट रहा है, खाने का खूब सुविधा है, आइए आइए। जो लोग नगद देकर खाते हैं वे सोच रहे हैं दूसरे होटल में भी तो पैसा देकर ही खाना है। जब सत्यनारायण का प्रसाद खाते में मिल रहा है तो बेचू चक्रवर्ती के होटल में क्यों नहीं खाया जाए। और नतीजा यह है कि आज बहुत से लोग जदू बाबू के होटल को छोड़कर यहाँ खाने आ जाते हैं। इधर नगद ग्राहकों के लिए इंतजाम उनके भोजन के साथ प्रसाद दिया जाएगा, यानी कि वे टिकट खरीद कर भात खाने के लिए अंदर आएंगे तभी मिलेगा, नहीं तो कहीं प्रसाद खाकर चलते बने तो। मासिक ग्राहकों के लिए दूसरी तरह का इंतजाम है, उन्हें चंदा दिया है तो इसलिए उनकी खास खातिरदारी भी जरूरी है। पूजा खत्म हो जाने पर सबको एक जगह बैठाकर प्रसाद दिया गया। बेचू चक्रवर्ती खुद उनसे एक एक के पास जाकर पूछने लगे कि वे थोड़ा और प्रसाद लेंगे या नहीं। उधर जब मासिक ग्राहकों को प्रसाद बांटा जा रहा था तभी हजारी ने देखा कि सड़क पर खड़े यतीन मजूमदार मुंह फुलाए उसी तरफ होटल की तरफ देख रहा है। हजारी को लगा कि इस आदमी की हालत तो और खराब हो गई है, भूख के चलते चेहरा सूख गया। उसने पुकारा, यतीन बाबू कैसे हैं। यतीन बाबू ने अवाक होकर कहा, कौन हजारी, तुम कब आए। लंबी कहानी है। यतीन थोड़ा आगा पीछा करके रसोई घर के पास वाले बेड़े से लगे दरवाजे से होटल में घुस गया। हजारी ने देखा उसके पैरों में जूते नहीं है, बदन पर एक मैली चादर है और थोड़ा बीमार बीमार लग रहा है। आंखों और उसके चेहरे पर दरिद्रता और अभाव की बहुत स्पष्ट छाप है। यतीन सूखी हंसी हंसकर बोला, अरे तुम्हारे यहाँ तो शायद सत्यनारायण की कथा हो रही है, पहले मैंने कितनी बार यहाँ आकर प्रसाद खाया है। खाएंगे क्यों नहीं, आप तो बंधे ग्राहक थे, आइए प्रसाद खाते जाइए। नहीं नहीं, रहने दो। हजारी ने एक बार इधर उधर ताक कर देखा, कहीं नहीं, कोई नहीं था तो सब लोग खाने के कमरे में मासिक ग्राहकों का आदर सत्कार करने में लगे थे। उसने केले का पत्ता बिछाकर यतीन को बैठाया और पास के बर्तन वाले घर से एक बड़े कटोरे में सत्यनारायण का प्रसाद, 1 मुट्ठी बताशा और 2 पके केले लाकर यतीन के पत्ते में देता हुआ बोला, लीजिए ना, थोड़ा प्रसाद ग्रहण कीजिए। यतीन बिना कुछ कहे सुने पंजीरी के साथ केले को मलकर इस तरह गटकने लगा। उसे देखकर हजारी को लगा वह सचमुच ही बहुत भूखा था, शायद सवेरे से उसने कुछ खाया नहीं। 3-4 कौर में ही सारी पंजीरी चाट पहुँच कर साफ कर गया। थोड़ा और लीजिएगा। नहीं नहीं, रहने दो। हजारी ने जब एक कटोरा पंजीरी और लाकर उसके पत्ते में डाल दी तो यतीन के आंख मुंह में चमक आ गई। वह अभी आधा ही खा पाया था कि पद्दोमहरी रसोई घर के दरवाजे पर आकर हजारी से कुछ कहने जा रही थी, लेकिन बड़ी तेजी से यतीन मजूमदार को कौर निकलते देखकर अचानक रुक गई। कौन है ये यतीन बाबू है, पहचान नहीं रही हो पद्दो दीदी, हम लोगों के पुराने ग्राहक, रास्ते से जा रहे थे, आज पूजा का दिन था इसलिए थोड़ा प्रसाद लेने के लिए बुलाया है। अच्छा, कहकर वह चली गई। यतीन पद्दोमहरी से कोई बात करने जा रहा था लेकिन मौका नहीं मिला। खाना खत्म करके एक लोटा पानी मांगकर पीने के बाद वह चोर की तरह खिड़की के दरवाजे से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद ही गोबरा ने आकर कहा, ठाकुर तुम्हें बुला रहे हैं मालिक।
हजारी समझ गया कि मालिक ने उसे किस लिए बुला भेजा है और उसने जाकर देखा उसका अनुमान सच था, क्योंकि पद्महरी नाक भौं चढ़ाए गद्दी घर में बेचू चक्रवर्ती के सामने खड़ी थी। बेचू चक्रवर्ती ने कहा, हजारी, तुम यतीन को होटल में बुलाकर बैठाकर उसे प्रसाद खिला रहे थे? पद्महरी ने हाथ बांधकर कहा, और खिलाना भी ऐसा वैसा नहीं, कटोरा भर भर कर पंजरी दे रहा था पत्ते पर। यह तो उसे छिपाकर ही खिलाना चाहता था, लेकिन धर्म ढोल हवा में डोलता है, उसी समय मैंने देख लिया। बाबू, सत्यनारायण का प्रसाद था, इसी से दिया था। वह हम लोग के पुराने ग्राहक हैं, हजारी ने विनयपूर्वक कहा। बेचू चक्रवर्ती दांत किटकिटाकर बोले, पुराना ग्राहक? बड़े आए पुराने ग्राहक वाले। होटल का एक मुट्ठी रुपया धोखा खाकर देकर पच गया। भारी ग्राहक है हमारा। 4 महीने के बिना पैसे दिए खा गया। हाथ उठाकर एक कठन्नी तक नहीं दी। एक नंबर का चोर कहीं का। किसके हुक्म से तुमने उसे होटल में घुसने दिया? पद्महरी ने कहा, मैं कुछ कहूं तो पद्म बड़ी बुरी है। यह हजारी ठाकुर का क्या कुछ कम शैतान है? सारी बातें आप जानते नहीं हैं। सब कुछ आप तक पहुंचाना मुझे अच्छा नहीं लगता। लुका छिपाकर होटल का आधा सामान तो चला जाता है इसके यार बख्शी के घर में। यतीन ठाकुर उसका यार है, समझे ना आप। जब किसी को बहाल करते हैं तब तो मुझसे कोई पूछती ही नहीं है। मैं ना रहूं तो चोरी हो जाए ये होटल का हर सामान। देख लीजिएगा आकर होटल में फिर चोरी चकारी ना शुरू हो जाए तो। बेचू चक्रवर्ती ने कहा, हजारी ठाकुर, यह तुम्हारा होटल नहीं है। यहाँ जो मर्जी होगी वही करोगे। अपनी मर्जी से काम करने से यहाँ नहीं चलेगा। समझ लो, तुम पर 8 आना जुर्माना होगा। हजारी ने कहा, ठीक है बाबू, अगर आप यही ठीक समझते हैं तो करिए जुर्माना। लेकिन यतीन बाबू मेरे यार नहीं हैं। उनके साथ इसी होटल में जान पहचान हुई। भूखा देखा तो बुला लिया। ठीक है, पद्म दीदी आपसे बहुत झूठी बातें करती हैं। मैं अब अगले महीने से आपके यहाँ काम नहीं करूँगा। इस बात पर पद्महरी ने उपद्रव खड़ा कर दिया। हाथ पर पटकती हुई बोली, लगाती बजाती है? तुम्हारा नाम लगाती बजाती है? बड़े तुम लगाने बजाने लायक आदमी हो। इसी से पद्म तुम्हारे नाम लगाती बजाती फिरती है। तुम्हारे जैसे आदमी को कुछ समझती नहीं। ना हो तो आज ही चले जाओ। अगले महीने में क्यों? अपना हिसाब किताब लेकर तुम आज ही चले जाओ। तुम्हारे जैसे बहुत से ठाकुर मिल जाएंगे इस रेल बाजार में। बेचू चक्रवर्ती ने कहा, चुप रहो पद्दो, ग्राहक आ रहे हैं। ये सब बातें अभी रहने दो। अच्छा, तुम अभी जाओ ठाकुर। बहुत रात बीते, होटल का काम खत्म हुआ। सोते वक्त हजारी ने बंशी से कहा, देखा ना पद्म दीदी ने मेरा कैसा अपमान किया। तुम भी छोड़ो, चलो हम दोनों निकल चले। एक बात सुनो बंसी, इस होटल में जाने कैसी एक माया बंध गई थी मन में। मुंह से तो ना जाने की बात कहता हूँ, लेकिन जाने को मन तैयार नहीं होता। मैं और तुम यहाँ कितने दिनों से हैं, जरा सोच कर देखो। यही जैसे अपना घर बार हो गया है कि नहीं? लेकिन इन लोगों ने, खास करके पद्दो दीदी ने, यहाँ टिकने नहीं दिया। इस बार मैं सचमुच चला जाऊंगा। बंसी ने पूछा, यतीन को तुमने बुलाकर दिया था या वह खुद आया था? मैंने बुलाया था। उसकी हालत बहुत खराब हो गई, आजकल खाना तक नहीं मिलता, इसी से बुला लिया। आखिर है तो पुराना ग्राहक ही। कितने ही लोग तो खा रहे हैं, थोड़ी पंजरी खा जाए, यही मेरा कसूर है। अगले महीने की शुभ पहली तारीख को रेल बाजार के गोपाल घोष की तंबाकू की दुकान के पास ही होटल खुला। टीन के साइन बोर्ड पर लिखा था, आदर्श हिंदू होटल।